बात करने वाले हैं दृष्टि प्रीलिम्स फैक्ट पे। ठीक है, दृष्टि आई इसकी जो डेली की पीडीएफ जारी होती है करंट अफेयर की, वो प्रीलिम्स फैक्ट से उस पर बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए और जो आपके आगामी एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस में, ठीक है, जैसे आरओए का हो गया, ठीक, आरओए का एग्ज़ाम हो गया, और होने वाले एग्ज़ाम में जो मेन पीसीएस के एग्ज़ाम होने वाला है अपर सबऑर्डिनेट के लिए, उस सभी के लिए ज़रूरी हो सकता है। इसमें 2-3 ऐसे आर्टिकल हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए डिस्कस करते हैं उसको। पहला आर्टिकल क्या है? भारत के परमाणु कार्यक्रम से लिया गया है, ठीक है? जो एटॉमिक करो एटॉमिक जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर लिया गया है। सोर्सेस क्या है कि इसमें जो डॉक्टर राम गोपाल चिदम्बरम है, ठीक है, ये कौन है? पूर्व परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष थे, उनका निधन हो गया है, उन्हीं के बेसिस पे ये आर्टिकल लिया गया है। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल को। आर्टिकल में क्या है, उसके बाद वीडियो को। पहला क्या है, भारत के परमाणु कार्यक्रम से, ये सोर्स जो है ये आपका पीआईबी और जो मेन एग्जाम, जो मेन चैनल है न्यूज़, उनसे एएनआई वगैरह से लिया गया है। ठीक, क्या आर्टिकल में है? प्रख्यात भौतिक विज्ञानी, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, कब कब? राजगोपाल चिदम्बरम यही हैं, पूर्व परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। 1936 में, 1936 में इनका जन्म हुआ था और 2025 में इनकी मौत हो गई, मतलब करीब करीब 89 साल। ठीक है, आइए इनके बारे में जानते हैं, इनके योगदान क्या है। चिदम्बरम जी के प्रमुख योगदान है, वैज्ञानिक उपलब्धियों की बात करें तो नाभिकीय विखंडन और पदार्थ विज्ञान, ठीक है, जो एटॉमिक साइंस को उन्नत बनाते हुए प्लूटोनियम का अवस्था समीकरण हल किया था। कब किया था? 1967 में इन्होंने ये काम किया था। ठीक है, 1967 में। और साथ साथ इन्होंने भारत में जो देशज रूप से सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? परम, उसके विकास में इन्होंने बहुत अच्छा खासा योगदान दिया था। और इसके अलावा अगर बात करें परमाणु परीक्षणों में, तो स्माइलिंग बुद्धा जो 1974 में हुआ था, ठीक है, आप लोग जानते होंगे राजस्थान में जो पोखरण स्थान है, पोखरण में जो वहाँ पे पहला जो एटॉमिक प्रयोग हुआ था, कहाँ पे? राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, पोखरण में जो एटॉमिक प्रयोग हुआ था, उन्होंने उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा खासा योगदान दिया था। उसके अलावा एक परमाणु जो साथ साथ 5 परमाणु परीक्षण हुआ था, ऑपरेशन शक्ति 98 में, उसमें भी इनका योगदान था। और इसके अलावा इन्होंने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का भी दायित्व निभाया है 2002 से 2018 तक। कितने साल? 16 साल। ठीक, और इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा इनको क्या पुरस्कार मिला है? विज्ञान में योगदान करने के लिए 1975 में इनको पद्मश्री और 1999 में इनको पद्म विभूषण, ठीक है, दोनों जो भारत के श्रेष्ठ पुरस्कार हैं, से नवाजा गया है। ठीक है, त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या है? ठीक, ये आर्टिकल में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो पीसीएस में तो नहीं, और यूपीएससी में ये पूछा जा सकता है। यूपीएससी में जरूर पूछा जा सकता है कि जो त्रिस्तरीय, भारत का त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, वो क्या है, कितने चरण होने वाले हैं, कैसे कैसे ये होगा। तो इसके जो सपना पहले देखा था, क्या होने वाला है, ये कैसे होने वाला है, तो इसको देखा था डॉक्टर होमी भाभा ने। ठीक है, बात करते हैं इस आर्टिकल में। इसमें क्या है? त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम दीर्घकालिक ऊर्जा सुनिश्चित करना है, जो लगातार ऊर्जा उत्पादन के लिए देश के परमाणु संसाधनों का दोहन करने के लिए तैयार किया गया है। इसे प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी डॉक्टर होमी भाभा ने तैयार किया था। उद्देश्य क्या था? भारत के सीमित यूरेनियम संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना तथा थोरियम की जो क्षमता है उसको अधिकतम विकसित करना है। और साथ साथ थोरियम जो अपने भारत में, देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देखते हैं त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है क्या। पहला चरण इसका क्या है? इसका उद्देश्य विद्युत उत्पन्न करना है, ठीक है, जो बिजली है उसको उत्पादन करना है। कैसे उत्पादन होगा? प्लूटोनियम 239 का उत्पादन किया जाएगा। उसके बाद ईंधन के रूप में इसको क्या प्रयोग किया जाए? यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मंदक के लिए D2O का प्रयोग किया जाएगा, डेटोरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये पहला का चरण होगा। दूसरे चरण में यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों पर
केंद्रित है। पहले ही चरण प्लूटोनियम 239 का उपयोग करते हैं और इसके अलावा विखंडनी सामग्री का जो होती है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा चरण इसका क्या है? दूसरा चरण हो गया। तीसरे चरण में जो रिएक्टर है थोरियम, जो भारत में सबसे ज़्यादा, मतलब भारत में इसका उत्पादन अच्छे खासे लेवल पे होता है, आधारित रिएक्टर पर केंद्रित है, जो विखंडनी पदार्थ यूरेनियम 233 का उत्पादन करने के लिए थोरियम 232 का उपयोग करता है। ठीक है, ये सब कौन से चरण होने वाले? तीसरे चरण में होने वाला। और थोरियम 232 का जो है ये ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यूरेनियम 233 का उत्पादन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? थोरियम 232 का। ठीक, थोरियम भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये तीनों चरण हो गए। ठीक है, आइए बात करने वाले हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। उससे पहले एक छोटा सा की पॉइंट है, जो आपके दो बम थे, एटॉमिक बम, स्माइलिंग मुद्दा, ठीक है, और ऑपरेशन शक्ति के द्वारा यूज हुए थे। स्माइलिंग मुद्दा क्या था? भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम था, जो राजस्थान के पोखरण में किया गया था, जिसने भारत को अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन के बाद छठा परमाणु सक्षम राष्ट्र बना दिया था। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति 98 में हुआ था। पोखरण द्वितीय इसके के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके तहत 5 परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला थी, जिसमें थर्मो न्यूक्लियर बम भी शामिल था। इसी के साथ नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है SC/ST अधिनियम में बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को शामिल करना। ठीक है, आर्टिकल में क्या है? प्रमुख सचिव महाराष्ट्र सरकार बनाम वर्सेस शिप्रा कमलेश यूके मामला, जो 2024 में है। सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। ठीक है, इसमें क्या कहा था निर्णय में? जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संपत्ति की परिभाषा का विस्तार करते हुए बौद्धिक संपदा को भी शामिल किया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी शामिल किया गया। मेन मोटो क्या है बौद्धिक संपदा का? कोर्ट ने जो है इस शब्द का व्याख्या किया है। तो बौद्धिक संपदा ने, कोर्ट ने माना कि बौद्धिक संपदा क्या है? ये मूर्त या अमूर्त हो सकती है। मूर्त मतलब जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारी चीजें मूर्त रूप में हमारे सामने विद्यमान होती है। अमूर्त क्या होती है? अमूर्त जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, बौद्धिक के द्वारा, बुद्धिमानी के द्वारा, जैसे हम मान लीजिए ज्ञान है, आपके अंदर कितना ज्ञान है, आप क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीजें अमूर्त रूप से होती हैं। जो चीजें दिखाई ना दे, सिर्फ महसूस की जाए। ठीक है, जैसे आप सोचते होंगे कि भूत है, ये सारी चीजें अमूर्त अवस्था में पाई जाती हैं। भूत हो गया, सोच हो गया, किसी व्यक्ति की भावना हो गई, ठीक है, या पागलपन हो गया, पागलपन, ये सारी चीजें अमूर्त अवस्था में से आप टच नहीं कर सकते, सारी चीजें अमूर्त है। इसी का कोर्ट ने व्याख्या किया है कि अमूर्त चीजें में पीड़ितों ने SC/ST अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत अपने शोध डेटा, लैपटॉप और बौद्धिक संपदा की चोरी के लिए मुआवजे की मांग की है कोर्ट के द्वारा। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संपत्ति शब्द की व्याख्या व्यापक रूप से की जानी चाहिए, जिसमें बौद्धिक संपदा जैसे डेटा, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, बौद्धिक अधिकार, वे चाहे मूर्त हो या अमूर्त हो, शामिल है। ठीक है, पेटेंट, कॉपीराइट और डिजाइन, ये सारी चीजें संपत्ति हैं। ठीक है, क्या क्या? पेटेंट, कॉपीराइट और डिजाइन संपत्ति है, भले ही उनका भौतिक अस्तित्व न हो, फिजिकल जो है उनके बैलेंस ना हो, लेकिन फिर भी ये क्या है? संपत्ति है। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी है। और SC/ST अधिनियम 1989 के तहत मुआवजे के लिए उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक, SC/ST अधिनियम 1989 क्या कहता है? सदस्यों के खिलाफ विशिष्ट अपराधों को परिभाषित करता है। ठीक है, जिसमें शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव भी शामिल होते हैं। अब इसमें क्या चीजें जोड़ दी गई है? मूर्त या अमूर्त, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी जोड़ दी गई। आपको बता दें कि SC/ST अधिनियम 1989 के तहत अग्रिम जमानत की अनुमति नहीं है। ठीक है, मतलब जो आपकी एंटीसिपेटरी बेल है वो इसमें नहीं प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, कोर्ट के द्वारा अग्रिम जमानत नहीं दिया जाएगा जब तक कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला न बन जाए। मतलब जब आपके खिलाफ मामला बन जाएगा तभी इसमें कोर्ट कुछ कर सकता है, अदरवाइज आपको अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसमें त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय, ठीक है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, मतलब स्पेशल कोर्ट होते हैं, विशेष न्यायालय, और इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, मतलब ADG, DG या एडिशनल SP,
जो अपर रैंक के अधिकारी हैं के नेतृत्व में राज्य स्तर पर एससी एसटी संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि एससी एसटी अधिनियम, ठीक है, ये कब पारित हुआ था और ये संविधान में कौन सी आर्टिकल के तहत 280 में क्या है, या 238 में है, या 239 में है, आपको कमेंट में ये बताना है। ठीक है, आइए एक बार बौद्धिक संपदा अधिकार जो है इस पे नजर दे लेते हैं कि यह है क्या, भारत ने इस पर संधि कब की है, भारत की क्या पहल है, इसके बारे में त्वरित देखते हैं। पहले क्या है, इस पे भारत की पहल देखते हैं कि भारत ने क्या किया है। राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 के तहत आदर्श वाक्य बनाए गए हैं, क्या, क्रिएटिव इंडिया, इनिशिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। ट्रिप्स समझौते के तहत सभी आईपीआर को एक मंच पर लाता है। इसके नोडल विभाग क्या है, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग यानी वाणिज्य मंत्रालय के तहत ये काम करता है। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय जो कारपोरेट डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत ये काम करता है। ठीक, बौद्धिक संपदा में कुछ चीजें जो अमूर्त रूप से जोड़ी गई हैं, ये सारी चीजें क्या है अमूर्त रूप से, जैसे कॉपीराइट हो गई, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, जीआई, जीआई मतलब भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक डिजाइन, ये सारी चीजें अमूर्त रूप से बौद्धिक संपदा में छोड़ी गई, संरक्षण के लिए किया गया है। कॉपीराइट विचारों की अभिव्यक्ति है, पेटेंट क्या है, आविष्कार, जैसे आपने किसी चीज का पेटेंट ले लिया गवर्नमेंट के थ्रू, ये पेटेंट सिर्फ आप ही यूज कर पाएंगे, वो सारी चीजें, वो केमिकल जो आप चीजें बनाते हैं वो एक ट्रेडमार्क हो जाता है, पेटेंट हो जाता है, वो और कोई लेता उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। ठीक है, ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, ट्रेड मतलब व्यापार का सीक्रेट, व्यावसायिक जानकारी की गोपनीयता होती है। भौगोलिक जो संकेत होता है, विशेष भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयोग संकेतक और उत्पत्ति स्थल के वजह से विशिष्ट गुण रखते हैं। ठीक है, औद्योगिक औद्योगिक डिजाइन क्या है, किसी लेख का सजावटी या सौंदर्यपूरक पहलू होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर होते हैं, ठीक है, कभी कभी क्लेम करते हैं कि ये मॉडल उनकी कंपनी का है या उन्होंने बनाया है, तो ये सारी चीजें किस पे जाती है, औद्योगिक औद्योगिक डिजाइन पे जाती हैं। ठीक है, और इसका जो भारत में कानून कानून है औद्योगिक डिजाइन 2000 का है, 10 वर्ष की इसकी अवधि होती है। जैसे आपने ने अभी इस क्लेम को ले लिया औद्योगिक डिजाइन का, ठीक है, मूर्त रूप से अमूर्त रूप से, तो इसकी वैल्यूएबल क्या है, वर्सेस 10 ईयर के बाद इसको आपको रिन्यूअल कराना होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, देखते हैं डाक का रूपांतरण होने वाला है, जो बजट के द्वारा भी ये चर्चा में आया है। भारतीय डाक का रूपांतरण, केंद्रीय बजट 2025 में भारतीय डाक को 1.5 लाख डाकघरों और 2.4 लाख डाक सेवकों के विशाल ग्रामीण नेटवर्क का उपयोग करते हुए एक प्रमुख सार्वजनिक रसद संगठन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 और 2.5, ये करीब 5 लाख के आसपास इसमें जो हैं वो 1.5 लाख डाकघर हो गए और 2.5 लाख डाक सेवक हो गए हैं। इसी के लिए इसको सार्वजनिक रसद संगठन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनडीडीसी एनसीडीसी के लिए सहायता क्या है, सहकारी क्षेत्र को ऋण देने के बढ़ावा देने के लिए सहकारी जो चीनी मिल है मजबूती प्रदान के लिए 500 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है। ठीक है, ये बजट 2025 में ये सारे प्रस्ताव किए गए हैं। ठीक है, बजट आपको हाल ही में दूसरे वीडियो में बता दिया जाएगा। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। गुड डे।